ओवर मोटिवेशन भी किसी काम का नहीं होता है कि आप 5 घंटे बैठकर और रील्स ही देखते रह गए कि कौन सा ऑफिसर कहाँ है। इतने फ्री वीडियोस अवेलेबल है, मैं नहीं कहूंगी कि इसके लिए आप 5,000 का कोर्स ले लो, 10,000 का कोर्स ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। AK-47 से लेकर बहुत सारी मॉक ड्रिल भी हुई थी, तो उनमें हमने AK-47 से लेकर और जितनी गन्स आप सोच सकते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में यूज होती है। इंस्पेक्टर है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट्स हैं, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद अब आपके पास एक बहुत स्मार्ट टूल है। अगर मैं आज तैयारी कर रही होती तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना एक्सटेंसिव भी हम कर सकते हैं, वो हम कर पाए। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, कितने दिन ट्रेनिंग चलती है, क्या क्या सीखने को मिलता है वहाँ? जी, तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने क्या किया था, जो भी एप्स थी स्टडी एप्स, उनको मैंने होम स्क्रीन पे रखा हुआ था। बाकी सब कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल नहीं किया। कि ये भी एक चीज मैंने देखी है कि ये रात को देर तक पढ़ने के कारण कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ एग्जाम्स में मुझे सुबह नींद आ गई। वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की इस वीडियो में हमारे साथ है एक्साइज इंस्पेक्टर सुभी मैम। तो आज इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। इन्होंने एसएससी सीजीएल 2018 का एग्जाम दिया और क्वालिफाइड किया, उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे वर्किंग है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपके एसएससी फैक्ट्री पर। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैम मैं चाहूंगा, इतना कुछ तो मैंने बता दिया, लेकिन एक बेसिक इंट्रो ऑडियंस के लिए आप प्लीज दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभी चौबे है और मैं इंस्पेक्टर हूँ सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट में। मेरे एजुकेशन की बात करें तो मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और उसके बाद मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड एक पोस्ट थी IBPS SO IT ऑफिसर, जो बैंक में असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में काम किया। तो 3 साल का एक्सपीरियंस वहाँ रहा मुझे। उसके बाद मैंने SSC CGL के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर का जॉब में अपना करियर आगे बढ़ाया। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, बाकी हम और बात करते रहेंगे। तो अगर मैं आपके बारे में और जानना चाहूँ तो आपका जैसे बचपन, आप कहाँ पे रहे, बचपन कैसा रहा और शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग कैसे रही? मेरी पूरी शुरुआती पढ़ाई छिंदवाड़ा से ही हुई है। मेरा जन्म भी वहीं का है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का। उसके बाद जो स्कूलिंग थी उसके मैंने केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूलिंग की है। उसके बाद स्कूल में अगर आप पूछें तो काफी एक्टिव रहती थी मैं, सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना और जितना मुझसे हो सकता था, जितनी मल्टीपल एक्टिविटीज में मैं हमेशा इन्वॉल्व रहती थी। और यही था। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए मैं इंदौर चली गई और आगे की फिर पढ़ाई वहां से हुई। फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं और मेरे एक ब्रदर हैं। तो उन सभी का जो भी मैं आज हूँ, जहां पर भी हूँ, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिविटी मुझे वहां से हमेशा मिली है। फेलियर्स में भी, और अगर मैं कहीं सक्सीड कर गई हूँ तो वहां भी, तो वो काफी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और दोस्त की तरह उन लोगों ने भी बहुत मुझे समर्थन किया, जो भी मैं चाहती हूँ अपने करियर में, बिना किसी प्रेशर के कि आपको यही करना है, लेकिन एक राह दिखाई। और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ अगर मैं बात करूं तो मेरा बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था इनिशियली, क्योंकि एक डायरेक्शनलेस होते हैं ना हम कॉलेज में, कि हम बस कर रहे हैं जो भी है, देखते हैं सारे लोग कैट दे रहे हैं तो हम भी देते हैं, सारे लोग गेट दे रहे हैं तो हम भी देते हैं, बस उस तरह से था। पर गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो बीज है वो मेरे भाई का, मैं कह सकती हूँ सौम्य चौबे, उन्होंने ही मुझे ये डायरेक्शन दिया। और मम्मी पापा का हमेशा से था ही मन, क्योंकि फादर मेरे जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में ही थे। तो उन्होंने एज सीनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम किया है और पूरा फैमिली बैकग्राउंड गवर्नमेंट डायरेक्शन में ही इंक्लाइन था, तो इसलिए उस तरफ मेरा इंक्लिनेशन शुरू से थोड़ा थोड़ा बिल्टअप होता गया। लेकिन फाइनली वो जो पुश एक मिला, वो फिर ब्रदर ने ही ये सब फॉर्म वगैरह भरकर और मुझे इस तरफ भेजा है। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हों या फिर नीट, JEE या फिर 6 to 12 स्कूली अभ्यर्थी हों, सभी के लिए इस नववर्ष उत्कर्ष क्लासेस लाया है भारी सौगात। उत्कर्ष के न्यू ईयर ऑफर 2025 का लाभ उठाएं और पाएं उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का भारी डिस्काउंट, और साथ ही स्पेशल बोनस के रूप में प्राइम कोर्सेज पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर 10% का अतिरिक्त छूट। लेकिन ध्यान दें कि न्यू ईयर ऑफर केवल 3 जनवरी 2025 तक ही उपलब्ध है। उत्कर्ष ऐप में आपको मिलता है एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर से पढ़ने का मौका और साथ ही लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स, पैनल पीडीएफ्स, क्विजेस एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, आस्क डाउट सेशन और भी बहुत कुछ। तो जल्दी करें, कहीं आप पीछे न रह जाएं। अभी उत्कर्ष क्लासेस पर भारी डिस्काउंट चल रहा है, तो इसका लाभ उठाएं, अपना कोर्स सिलेक्ट करें और अपनी तैयारी को दमदार बनाएं। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जाकर इनरोल करें।
अगर मैम जैसे आपके एग्जाम्स की बात करें तो आपने अभी तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम कौन से दिए, उनके क्या रिजल्ट रहे? जैसे आपने फेलियर की बात करी तो कोई हाँ आप जी। एग्जाम में आप फेल भी हुए हो, जी। कैसे वो सफर रहा? फिर एसएससी सीजीएल का कैसे आपका मतलब 2018 में कैसे तैयारी शुरू हुई? तो मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। अगर जिन एग्ज़ाम्स में मैं सक्सीड हुई हूँ, तो जैसे कि आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 12 थी, और उसमें मैंने हाईएस्ट स्कोर इन मेंस इन द प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन मैंने स्कोर किया, और उससे मुझे जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आईटी ऑफिसर का जॉब पर मुझे वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। उसके अलावा मेरा एसबीआई पीओ क्लियर हुआ है 2021 में। एसबीआई पीओ का मुझे फाइनल रिजल्ट मिला, जिससे मुझे भोपाल सर्कल मिल गया था, लेकिन उस समय मैंने स्विच नहीं किया और अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो मैं जॉब कर रही थी उसे कंटिन्यू किया। उसके अलावा मैंने और भी काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं, जैसे नाबार्ड ग्रेड ए में मैं इंटरव्यू तक गई हूँ, और 2 बार मैंने इंटरव्यू में अपियर हुई हूँ, बट फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया था। आरबीआई ग्रेड बी की अगर हम बात करें, तो उसका भी मेंस तक के मैंने लिखा है लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक, जो कोविड वाला ईयर था, बट फिर कोविड हो गया, और फिर मेंस जो हमारा इसके आगे का प्रोसेस था उसमें इम्पैक्ट हुआ मेरा प्रिपरेशन में। तो ये सभी एग्जाम्स हो गए, इन सब की मैंने तैयारी की है जी। तो एक एस्पिरेंट का हेल्दी रूटीन कैसा होना इस मामले में मुझे लगता है कि मैं एक गलत इन्फ्लुएंस होंगी क्योंकि मैं पूरी रात पढ़ती थी। चाहिए? ओके। मेरे लिए सबसे प्रोडक्टिव टाइम हमेशा से रहा है वो जो रात भर का समय होता है, और जब सूरज उग गया उसके बाद मैं देखकर ही उसके बाद ही मेरी नींद शुरू होती थी, जितना मेरा गैप वाला टाइम था। लेकिन एग्जाम आने के कुछ दिन पहले अपना ऐसा रूटीन बना लेती थी कि मुझे टाइमली सोना है, और जो सुबह वो एग्जाम का टाइम रहेगा तब मेरा दिमाग एक्टिव रहना चाहिए, तो उसके लिए पिछले कुछ दिनों में प्रैक्टिस कर ली। और इसमें कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप बहुत ज्यादा। लगातार पढ़ाई कर रहे हो तभी कुछ आपका आगे चल, क्योंकि एक 6 महीने 1 साल तो आपको बिल्कुल लगातार सही। पढ़ना ही है। और यूपीएससी टॉपर्स के मैंने काफी इंटरव्यूज करे, तो बहुत सारे टॉपर्स ने ऐसा बोला है कि जिस टाइम मैं तैयारी करता था तो मैंने बिल्कुल अपने आप को अकेला कर दिया था, और बहुत सारे टीचर्स बोलते कि रूम में बंद कर लो अपने आप को 6 महीने और 1 साल के लिए। तो उस टाइम जैसे कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आप जैसे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? तैयारी कर रहे हो बट आपके कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो तैयारी शायद ना कर रहे हो, या फिर वो ज्यादा ब्रिलियंट हो तो वो कुछ कम घंटों में कर लेते हैं, उसके बाद घूम रहे हैं पार्टी कर रहे हैं तो आपको बुला रहे हैं, अगर आप मना कर रहे हो तो उस तरीके की वो चीजें इन्वॉल्व, तो वो जी। सब कैसे पूरा कैसे आपको उस चीज से कैसे बचे और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी आपने? आइसोलेशन हम्म। मुझे नहीं लगता कि बहुत पॉजिटिव है। मैं नहीं कहती हूँ कि 10-15 लोगों को रख, अगर आपके पास एक करीबी है जिनसे आप बात कर पा रहे हैं अपने दिनचर्या के बारे में, कि आज मेरा मॉक में स्कोर अच्छा नहीं आया, आज मैंने जितना टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया, आज मेरा ये रह गया, तो वो अगर आप बात कर पा रहे हैं तो आपका मन का एक बोझ हल्का हो पा रहा है। अभी मैम अगर आपकी पोस्ट की हम बात करें, जब आप एक्साइज इंस्पेक्टर आपने ज्वाइन करा और फर्स्ट टाइम आपने यूनिफॉर्म पहना और 3 स्टार आपके शोल्डर पे थे, जो फर्स्ट सेल्फी आपने ली या फर्स्ट जी। मिरर के सामने यूनिफॉर्म जी। पहन के गए, या पेरेंट्स को सामने फर्स्ट जी। टाइम दिया, जी। तो जी। कैसा वो एक्सपीरियंस था? जी। कैसा फील कर रहे थे उससे? बहुत ही बेहतरीन वो एक्सपीरियंस था, बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग थी वो, जब महसूस मुझे जो हुआ उस दिन वो बहुत ही खास था। और मुझसे ज्यादा मेरे पापा मम्मी और भैया जो जितना ज्यादा खुश हो रहे थे वो मुझे देखकर, वो बहुत प्यारी फीलिंग थी। तो मुझे अभी भी याद है, मेरी कार में ही मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे पापा मम्मी ऑफिस उस दिन, और एक सेल्फी थी, तो वो सेल्फी मुझे जब आज भी जब देखती हूँ तो वो फीलिंग्स मुझे वापस याद आ जाती हैं। ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बताओ, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जी। जैसे आपसे गन वगैरह ये सब भी आपको सिखाया गया है, राइट? जी। गन्स वगैरह राइट। चलाना और राइट। वो एक्टिविटीज भी आपकी जी। कराई गई जी। थी, जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? कितने दिन ट्रेनिंग चलती है, क्या क्या सीखने को मिलता है वहाँ? जी। तो मोस्टली 100 डेज की ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमारी तो और एक्सटेंड हो गई थी कुछ दिन, तो 125 डेज अराउंड की ट्रेनिंग थी। उसमें जो काफी बड़ा पीरियड जो होता है वो हमारा क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, और 14 दिन की पुलिस ट्रेनिंग होती है। तो सबसे एक्साइटिंग पार्ट जो सबको एस्पिरेंट्स को भी लगता है और जो हमें भी लगा, वो पुलिस ट्रेनिंग था। लेकिन क्लासरूम ट्रेनिंग में भी हमने बहुत कुछ सीखा समझा, डिपार्टमेंट का वर्किंग और वो सब कुछ, तो वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमको काफी कुछ मिला। जो वहाँ वर्किंग ऑफिशियल्स थे, लेट्स से डीआरआई के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने आके हमको बताया कि किस तरह से ऑपरेशंस कंडक्ट होते हैं, क्या होता है,
फिर अलग अलग फैकल्टीज जो बहुत हाईली अकम्पलिश्ड ऑफिशियल्स थे, उन्होंने आकर अपने एक्सपीरियंस से हमको सिखाया, तो वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती थी। जितना हमारी ट्रेनिंग में कोशिश की गई थी कि जितना हम सभी को एक्स्ट्रा करिकुलर का भी एक्सपीरियंस मिल सके उसका, तो जैसे लोहड़ी भी था बीच में, तो उसमें भी कल्चरल फेस्ट हुआ था। और उसके अलावा जो दूसरे फेस्ट, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, स्पोर्ट्स डे इवेंट हुआ, ये सभी चीज़ें हुई थी, तो काफ़ी हमें एक्टिव रहने का उसमें मौका मिला। अब आते हैं पुलिस ट्रेनिंग पे। तो पुलिस ट्रेनिंग हमारी 14 दिन की थी। उसके लिए हमें भोपाल के करीब एक जगह है, वहाँ पर हमारी होती है ट्रेनिंग। तो पुलिस ट्रेनिंग जो मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर सेंटर है, वहाँ पर होती है ट्रेनिंग। एकेडमी है वो पूरी, MPPA, तो वहाँ पर हुई। और हमें पहले ही दिन से एक अलग ही एक्सपीरियंस था वो। हम एंटर हुए और हमें जब जो वहाँ पर हमें ट्रेनिंग के जो कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो हमारे लिए काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो पुलिस में एक सख्ती होती है, जो एक आप कह सकते हो ना कि बहुत स्ट्रिक्ट, और यहाँ पर ये होता है और आप 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते हो, अगर आप एक बार भी लेट हुए तो ऐसा होगा, आपको ये पनिशमेंट्स रहेंगी। हम सभी डर गए काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टली। फिर नेक्स्ट डे हमें 5 बजे ग्राउंड पे होना होता था, तो 5:01 भी अगर हुए हैं तो फिर आपको पूरे ग्राउंड का या फिर पूरा चक्कर लगाना है। वो हमारी मतलब, एक तो ऑलरेडी इंसान को नींद आ रही है उतने बजे और उसके बाद फिर आपको वहां पर पूरे में अलग अलग पनिशमेंट्स होती थी। उसमें भी वो काफी इनोवेशंस लेकर आते थे कि आपको ऐसा ये करना है या फिर वो करना है, कुछ भी, जो बहुत टायरिंग होता था। तो वो हुआ। उसके बाद फिर बहुत एक्सटेंसिव फिजिकल ट्रेनिंग होती है। तो उसमें एक कहते हैं ना कि हमारी लिमिट्स को हमने कभी सोचा नहीं था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मैंने अपनी स्मार्ट वॉच में देखा, नॉर्मली हम क्या कितना चल लेते हैं एक दिन में, 2000 स्टेप्स चल लिए हैं, 5000 स्टेप, इससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा तो नहीं। कुछ लोग अगर वर्कआउट कर रहे हैं या वॉक पे जाते हैं, रनिंग पे जाते हैं, तो वो 10,000 चल रहे हैं। मैंने देखा कि मेरे जितने दिन थे पुलिस ट्रेनिंग के, वो सारे दिनों में मेरा 25,000 30,000 स्टेप्स पर डे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना एक्सटेंसिव भी हम कर सकते हैं, वो हम कर पाए। तो वो एक, सबकी हालांकि हालत खराब होती थी, हम सभी के पैर दर्द हो रहे हैं, इतना थक जाते थे बहुत ज्यादा, लेकिन खुशी एक थी कि इतना हम कर सकते हैं, हमें पता नहीं था। प्लस जो एक एक्सपीरियंस वो पुलिस ट्रेनिंग का है, वो अलग ही होता है। तो वो हुआ। उसके बाद फिर हमें गन्स का पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग होता था, खोलना जोड़ना गन्स को। उसके बाद फिर फायरिंग रेंज ले जाया जाता है, और उसमें फिर हमें जो लाइव फायरिंग हुई थी, तो हमें सारा मतलब एक प्रॉपर एक्सपीरियंस जो एक पुलिस ऑफिसर को जो मिलता है, वो भी उधर पे फील करने का हमें मौका मिला। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। AK-47 से लेकर बहुत सारी मॉक ड्रिल भी हुई थी, तो उनमें हमने AK-47 से लेकर और जितनी गन्स आप सोच सकते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में यूज होती हैं, मैक्सिमम हमको वहां पर उनका एक्सपीरियंस कराया गया। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस पर्टिकुलर पीरियड को बहुत एंजॉय करेंगे। बिल्कुल आपके पैर बहुत दर्द करेंगे क्योंकि हमारी आदत नहीं है, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद रियलाइज होता है कि नहीं, आप मिस भी सबसे ज्यादा उसी टाइम को करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और इसमें एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, और ये सही भी है, कि अदर डिपार्टमेंट से इसमें मेल और फीमेल का रेशो बहुत कम है। जैसे कि अगर आपके बैच में देखा जाए तो 4 या 5 लड़कियां थे आप, राइट? तो इसका क्या रीजन है? और दूसरा, एज अ फीमेल इंस्पेक्टर आपके क्या मतलब, क्या आपने फील करा वहाँ पे? और लड़कियां बहुत कम जाती हैं, तो उनको कैसे, मतलब क्यों डर है इस फील्ड में जाने का? इसके क्या रीजन? ये बिल्कुल बात सही है कि मेल फीमेल रेशियो बहुत ज़्यादा स्क्यूड है। यहाँ पर मेल काफ़ी ज़्यादा है हमारे साथ जो इंस्पेक्टर्स हैं, और फीमेल काफ़ी कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम है, ये बात है, फैक्ट है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों की पर्सनल चॉइस हो सकती है, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि ये फील्ड जॉब है, सेफ नहीं है लड़कियों के लिए उतना ज़्यादा।
अगर कोई सर्च ऑपरेशंस हैं, आपको आधी रात को कहीं जाना पड़ जाए तो इस तरह की चीज़ें। तो देखिए परसेप्शन और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। अ, मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा नहीं होता है कि आपको सर्च ऑपरेशन का पार्ट रहना पड़े, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सबको करना पड़ता है। आप उस तरह के सेक्शन में पोस्टेड हो अगर, और अगर आप एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है उस चीज़ के लिए कि ठीक है एक सर्च ऑपरेशन है, एक फीमेल स्टाफ को होना ज़रूरी होता है, तो ये है एक रूल। लेकिन वो ये ध्यान रखते हैं कि आप किसी भी तरह अनसेफ इन्वायरमेंट में ना हो। तो जो भी स्टाफ है वो बढ़ चढ़कर पूरा ध्यान रखता है इस चीज़ का। जितना आपकी चीज़ों को अकोमोडेट किया जा सके करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उनको भी पता है कि आपके साथ जो चैलेंजेस हैं और उनको एड्रेस करके वो भी आपके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं। जैसे हम भी देखते हैं कि हमारे जो सेक्शन में जो सीनियर्स हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं। वो इनफैक्ट लड़का लड़की कोई भी हो, वो ये चाहते हैं कि एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो जिसमें, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल रहोगे तब आप अच्छा काम कर पाओगे। तो वो कोशिश करते हैं कि हम सभी सेफ फील करें और कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो एड्रेस हों। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अनसेफ है या कुछ है। पोस्टिंग प्रेफरेंस हो सकता है एक, कि जैसे दिल्ली में एएसओ में आप अगर पोस्ट सिलेक्ट होते हो तो आपकी दिल्ली में पोस्टिंग है, आप लाइफ टाइम वहाँ रह सकते हो सेटल होने के हिसाब से। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर्स वाली बात है, अब एक लड़की को अगर शादी करनी है, अब मुझे पता है कि कुछ सालों में मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ होना है, यहाँ से यहाँ होना है, तो या तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकती कि जो एक पार्टनर होंगे वो हर जगह नौकरी छोड़ छोड़ के और जहाँ मेरी लग रही है वहाँ पर वो अपनी जॉब ढूंढें। ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए एक स्टेबिलिटी वाली जगहें ढूंढती हैं अक्सर लड़कियाँ, ये एक पॉइंट हो सकता है। एक सेफ्टी कंसर्न हो सकता है, जैसा मैंने बताया कि आधी रात को कहीं ना जाना पड़े। फिर उसके अलावा जो आप ये कह सकते हैं कि पोस्टिंग प्रेफरेंस ही हो सकता है और सेफ्टी कंसर्न, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई खराबी नहीं है। मुझे इधर आने के बाद जो महसूस हुआ, तो मुझे ये दोनों ही मिथ्स लगे। क्यों लगे? क्योंकि सबसे पहले सेफ्टी का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो डिपार्टमेंट है काफ़ी अकोमोडेटिव रहता है लड़कियों की। सभी चीज़ों को वो समझते हैं कि भाई फैमिली के करीब अगर उन्हें रहना है, अगर अकोमोडेट किया जा सकता है तो वो कोशिश करते हैं कि आपको एकदम अनसेफ एनवायरनमेंट में ना करें। सेकेंडली अगर आप कहीं गए भी हैं तो उन लोग पूरा आपका प्रॉपरली ध्यान रखते हैं इस चीज़ों का। उसके बाद कोई भी जो हम बात करते हैं ट्रांसफ़र फ्रीक्वेंसी की, सरकारी नौकरी कुछ एग्जांपल्स को छोड़ दें अगर, जैसे जो दिल्ली में ही है, तो उनके अलावा फिर मोस्टली ट्रांसफरेबल जॉब्स ही होती हैं। अगर हम ऑल इंडिया लेवल की जो जॉब्स देखते हैं तो वो तो होती हैं। इसमें आपका फ़ायदा क्या है कि आपकी एक लेट्स से एक कमिश्नरेट में आप पोस्टेड हो। अब चलो आपने एक जगह रह लिया, 2 साल आप एक सेक्शन में रह सकते हो, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट उसमें जाना होता है, चेंज कर देते हैं कि इंस्पेक्टर है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट्स हैं, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद फिर आगे की जो भी है, जो आपका डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर, इस तरह से रहती है। पहले काफ़ी ज़्यादा स्लो थे, अब स्लो हैं। स्लो अभी भी है दूसरे डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्लो है। ये भी एक कारण बोल सकते हैं कि कुछ लोग जो प्रेफर नहीं करते उसका, क्योंकि प्रमोशन स्लो है, वो बात सच है। लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत इम्प्रूव हुई है सिचुएशन, और अभी फिर भी स्पीड अप हुआ है, और अब पहले से काफ़ी फास्ट हो चुका है प्रोसेस। तो लेकिन फिर भी बाकी सेक्शंस के कंपैरिजन में स्लो ही है। पर हर किसी का फिर प्रायोरिटी वो नहीं होता है प्रमोशन, कुछ लोगों को दूसरी प्रायोरिटीज रहती हैं, तो एक पोस्ट पे कुछ लोग प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं, तो वो भी एक बात है। लेकिन प्रमोशंस अभी भी स्लो हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे के कुछ दिनों में इसमें कुछ सुधार होगा। और क्योंकि अब आगे रिटायरमेंट एज आ रही है, कुछ काफ़ी सारी एक बड़ी जो एक संख्या है ऑफिसर्स की, वो रिटायर होने वाली है, तो इसलिए उम्मीद है कि आगे चलकर ये बहुत फास्ट हो सकता है। ओके, अगर मैम इसके हम गवर्नमेंट पक्ष की जस्ट अ बात मिनट, मैं अपने आप को एक चीज़ में करेक्ट करना चाहूँगी, बहुत फास्ट तो नहीं कह सकते। जो हम नियर फ्यूचर में देख पा रहे हैं, प्रमोशंस कंपैरेटिवली स्लोअर हैं, तो आप ज्वाइन करने के पहले एक बार ये चीज़ को देख लें, समझ लें,
और आपको एक्सेप्टेबल है वो चीज़ या नहीं, वो भी आप देख लें। नहीं तो आप ज्वाइन कर लें, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हों कि इतने साल हो गए मैं इसी पोजीशन पे हूँ। हालांकि वो उतना मैटर पर्सनली मुझे लगता है कि नहीं करता है, क्योंकि आपको जो काम करना है वो उसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें। बहुत कुछ है, तो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना भी एक प्रमोशन की तरह ही ट्रीट करें, तो फिर आपको ये फील नहीं होगा। ओके। अगर इसमें पक्ष की बात करी जाए, गवर्नमेंट के द्वारा आपको क्या सुख सुविधाएं प्रदान करी जाती है, जैसे घर के लिए, गाड़ी के लिए, ऐसा कुछ, तो क्या क्या मिलता है एज एक्साइज इंस्पेक्टर? जी, देखिए ऐसे तो अलग से पर्क्स उतने नहीं हैं। एचआरए वगैरह जो है वो हमारे सैलरी कंपोनेंट में इंक्लूड होकर आता है। उसके अलावा जैसे बैंकिंग में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पर्क्स हैं, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वो एक माइनस है कि अलाउंसेस अलग से इतना नहीं। वो ऊपर जो पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं या फिर प्रिवेंटिव सेक्शन में सुपरिटेंडेंट हैं, तो उनको गाड़ी के लिए वो रहता है। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं सही कह रही हूँ, तो लेकिन इंस्पेक्टर्स को ऐसे अलाउंसेस तो नहीं है इतने कोई। कुछ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी अच्छी, तो वो काफ़ी एक अच्छा बेनिफिट है। लेकिन हाँ, पर्क्स के मामले में बैंकिंग सेक्टर से कंपेयर करें तो बैंकिंग में पर्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जैसे अब मैं आपको एग्जांपल अभी इसके हमारे इंटरव्यू के पहले ही बता रही थी कि अगर हम मुंबई में पोस्टेड हैं तो बैंक में ये था कि 23,500 अराउंड कुछ लीज्ड अकोमोडेशन का अमाउंट था, जो आपके लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा हर महीने। तो उसी को आप देखो अगर सैलरी में जोड़ लो, क्योंकि अदरवाइज आप पैसा खुद से ही स्पेंड कर रहे हो। उसके अलावा फिर आपको 45 लीटर्स पेट्रोल का अगर आपका उसका भी खर्चा है तो आप उसको क्लेम कर सकते थे डिक्लेरेशन बेसिस पे। एंटरटेनमेंट अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, इस तरह के कई अलाउंस थे। तो वो एक बेनिफिट मुझे वहाँ पे दिखता है, लेकिन वो फिर मॉनेटरी बात हो गई। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करें तो वो फिर दोनों में ही है अपना अपना। ओके। तो लगभग हमने सारी बातें कर ली है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ बातें छूट गई या फिर मैं पूछना भूल गया हूँ और आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो, फिर लास्ट में जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो लड़कियां आपको देख रही हैं, वो मोटिवेट हो रही होंगी आपकी जर्नी से कि मुझे भी दीदी की तरह बनना है ना, तो उन सबके लिए आपके लास्ट में क्या मैसेज, क्या संदेश होंगे सभी एस्पिरेंट्स के लिए? बिल्कुल। देखिए, आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पूरा सुनने के लिए, मेरी पूरी बातें, मेरी जर्नी को सुनने के लिए। और मैं आप सभी के साथ ये सब एक्सपीरियंसेस शेयर करना काफ़ी पसंद करती हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि सर के साथ आज मैं भी यहाँ पर आकर आपको चीज़ें बता पाई। एडवाइस आप सबके लिए ये रहेगी कि किसी भी फेलियर को फाइनल ना समझें। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट डज नॉट मैटर। आप फोकस करिए कि आपका जो टारगेट है आप हर दिन उसके करीब जा रहे हैं, एक एक कदम करीब जा रहे हैं, और जब आप पहुंच जाएंगे तब आप गिन लेना, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तब ये रियलाइज होगा कि कितने अटेम्प्ट थे और क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई रियली फील आप सब जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, और आप कर रहे हैं, यही इस चीज़ का प्रूफ है कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और सिंसियर हैं। इसीलिए आज आप ये इंटरव्यू देखने आए हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सक्सेस को डिफाइन ऐसे मत करिए कि ये एग्ज़ाम निकलना ही सक्सेस है। इससे बेहतर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा अपने साथ ऑप्शनल रखिए कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। हो सकता है कि ऑप्शन जो प्लान ए था उससे ज़्यादा आप प्लान बी में खुश रहें, तो लिमिट मत करिए अपने उन चीज़ों को। अगर मान लीजिए कि आपकी एज लिमिट निकल गई और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आई रियली वॉन्ट टू टेल यू, हमने जो सोच बना ली है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत हमने जो सोच बना ली है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ग्रो कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी। आप अपनी जो स्किल्स आपने एक्वायर की हैं इतनी प्रिपरेशन में, उनको इस्तेमाल करके प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और जो सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए था वो आप किसी ना किसी फॉर्म में आपको वो ज़रूर मिलेगा। तो ये एक जरिया है, लेकिन आपके पास और जरिए भी हैं। बहुत अच्छी नौकरी है, तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए। इन केस आपके पास ऑप्शन नहीं बच रहा है,
एज लिमिट निकल गई है तो डिमोटिवेट नहीं होना है। और आपको क्या करना है कि जो दूसरे ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऑप्शंस एंडलेस हैं हमारे पास, और बस खुद को स्वस्थ रखिए मेंटली, फिजिकली, और खुश रहिए बहुत ज़्यादा। आपको ज़रूर आपकी ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी। थैंक यू। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच थैंक यू मैम सो फॉर योर टाइम। मच। थैंक यू। काफी अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके यू। और थैंक यू। बहुत कुछ सीखा हमने आपसे। थैंक यू। उम्मीद करते हैं साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस इंटरव्यू से या पॉडकास्ट आप कह सकते हो। तो मैम ने जिस तरीके से आपको बताया, उन्होंने पूरी जर्नी आपको आपके सामने रखी, उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है इस तैयारी के दौरान, और ऑनेस्टली उन्होंने अपने एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर क्या एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर बताए। किस तरीके की वहाँ पे चीज़ें हैं और किस तरीके से उनकी वर्किंग कल्चर होता है, क्या क्या आपको वहाँ पे पर्क्स मिलते हैं और वो ट्रेनिंग का पीरियड कैसा रहता है। तो ये सब जान के आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए जाना चाह रहे हो तो इससे भी आपका डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प होगी और तैयारी में भी आपकी बहुत हेल्प होगी। एज ए एस्पिरेंट आप जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं तैयारी के दौरान, वो भी बातें हमने शेयर करी हैं। तो ऐसे ही इंटरव्यूज़ आप देखने के लिए एसएससी फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमने मैम से रिक्वेस्ट करी है बहुत जल्द, अगर हमारा टाइमिंग का इशू नहीं हुआ तो हम बहुत जल्द मैम को एसएससी फैक्ट्री चैनल पर आपके सामने लाएंगे। कुछ ना कुछ मैडम आपको यहाँ भी गाइड करेंगे और इनका खुद का चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक वगैरह हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और इंस्टाग्राम पे भी आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।